कहानी मित्र। अप्रैल का महीना था। सूरज की किरणें जैसे आग बरसा रही थी। सुबह के 7 बजे ही धूप इतनी तेज हो जाती कि लोगों की चमड़ी जलने लगे। रामस्वरूप, जो गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती किसान माना जाता था, आसमान की ओर ताक रहा था। उसकी आंखों में चिंता की गहराई साफ दिख रही थी। तभी दूर से ललिता की आवाज आई। अजी, कब तक इस तपती धूप में खड़े रहेंगे? आइए अंदर कुछ खा लीजिए। रामस्वरूप धीमे कदमों से घर लौटा। आंगन में पहुंचते ही उसने कहा, ललिता, इस बार जो हालात हैं उससे तो लगता है भगवान भी रूठ गया है। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी इस साल। आप चिंता न करें, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसी समय गोपाल बाहर से आता है। उसका चेहरा तपती धूप से लाल हो गया है। पिताजी, मैं अभी चौपाल से आ रहा हूँ। सब लोग परेशान हैं। गांव का कुआं भी सूखता जा रहा है। रामस्वरूप ने थके स्वर में कहा, हाँ बेटा, अगर जल्द पानी नहीं बरसा तो ये खेत बंजर हो जाएंगे। हमारे पास न अनाज बचेगा न चारा। गोपाल ने ठान लिया कि कुछ न कुछ करना होगा। गर्मी से परेशान गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई। सबके चेहरे पर मायूसी और थकावट थी। पीपल के नीचे एक पुराना चौपाल का मंच था जिस पर रघुनाथ सिंह बैठा था। उसके पास एक हाथ से लिखा रजिस्टर और पुरानी छड़ी थी। भाइयों, ये सूखा और गर्मी भगवान की दी हुई है। हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मैं सरकार से मदद की अर्जी लगाऊंगा। वो लोग टैंकर भेजेंगे। सरपंच जी, हर साल ये टैंकर की बात करते हो। पिछले साल भी तो कहा था, पर आया कुछ नहीं। पीछे से शामू की बूढ़ी अम्मा बोली। गांव की औरतें, जिनमें रज्जो बुआ भी थी, बोल पड़ी। अब सिर्फ भगवान भरोसे नहीं चला जाएगा। पानी के बिना तो घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ गया है। बच्चे प्यास से रोते हैं। गोपाल, जो चुपचाप सब सुन रहा था, उठा और बोला, सरपंच जी, हमें खुद कुछ करना होगा। हम गांव का तालाब साफ कर सकते हैं, कुओं को गहरा कर सकते हैं। मैं शहर से बोरवेल की मशीन मंगवाने की कोशिश करूंगा। अगर सब साथ दें तो हम ये कर सकते हैं। गांव के कुछ बूढ़े लोग हंस पड़े। अरे छोरा, ये शहर की पढ़ाई से खेत नहीं सींचे जाते। गोपाल सही कहता है। इस बार हम सब मिलकर कोशिश करें तो मुमकिन है। ठीक है, तुम लोग कोशिश कर लो, पर सरकार की मदद भी जरूरी है। अगले कुछ दिन गांव में हलचल रही। गोपाल ने पुराने तालाब की सफाई की योजना बनाई। उसने युवाओं की टोली बनाई। शामू, अर्जुन, रामलाल और कुछ और लड़के जो बेरोजगार थे लेकिन मेहनती। जब सफाई शुरू हुई तो औरतें भी जुट गईं। कई बुजुर्ग महिलाएं हाथ में फावड़ा लिए मिट्टी हटाने लगी। गांव के बच्चे भी बाल्टियां भरकर मिट्टी उठाने लगे। गर्मी के बावजूद सबके चेहरों पर एक नई आशा थी। गोपाल ने गांव के नक्शे बनाए और तालाब के जलभराव के पुराने रास्ते को ढूंढ निकाला। यहाँ से बरसात का पानी आता था। अगर इसे साफ कर दिया जाए तो तालाब में पानी भर सकता है। इस बीच रघुनाथ सिंह शहर के अफसरों से मिलने गया, पर वहां उसे सिर्फ आश्वासन ही मिले। गर्मी अब अपने चरम पर थी। दोपहर को सूरज की तपिश इतनी बढ़ जाती कि घर की दीवारें भी जलती हुई मालूम होती। गांव के छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलखने लगे। कुएं का पानी 2 महीना भर पहले ही सूख गया था। पशु बेजुबान प्यास से तड़पने लगे। रामस्वरूप की 3 गायों में से एक ने पानी न मिलने से दम तोड़ दिया। उस गाय का शव जब घर के आंगन में पड़ा था तो रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, ये कैसा समय दिखाया। अब इन बेजुबानों का भी गला सूखने लगा है। जी, अब तो कुछ करना ही होगा। गोपाल की बात सही थी। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसर गया था। न कोई हंसी ठिठोली, न चौपाल की कहानियां, सिर्फ सूनी आंखें और प्यास से सूखे होंठ। गोपाल ने अब ठान लिया था कि वह शहर जाएगा। श्यामो, अब देर नहीं कर सकते। हमें शहर जाना होगा, अधिकारियों से मिलना होगा और अखबार वालों को गांव की हालत दिखानी होगी। चल, तैयार हो जा। हाँ गोपाल, अब और प्यास नहीं देखी जाती। हम चले। अगली सुबह दोनों निकले। सूरज की किरणें उन पर बरसती रही। रास्ते में प्यास से गला सूखने लगा, लेकिन दोनों रुके नहीं। उनके दिमाग में बस गांव के बच्चों और पशुओं की तस्वीरें थी। शहर पहुंचकर वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। एक अफसर ने कहा, अरे बेटा,
ये तो ऊपर से आदेश आएगा तब टैंकर भेजेंगे। आवेदन छोड़ दो, देखेंगे। अभी बहुत गांवों की यही हालत है, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक स्थानीय अखबार के दफ्तर गया। वहां पत्रकार वर्मा जी से मिला। गोपाल ने गांव की हालत बताई, बच्चों की बीमारी, मरी हुई गाय, सूखा तालाब, सब कुछ। वर्मा जी का दिल पसीज गया। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम कल की खबर में इसे छापेंगे। तस्वीरें भी भेज देना, ये मुद्दा सरकार तक पहुंचाएंगे। 2 दिन बाद अखबार में बड़ी खबर छपी। इस खबर ने प्रशासन को झकझोर दिया। दोपहर तक टैंकर का आदेश पास हुआ। सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी लोग भी गांव पहुंचने लगे। गांव के तालाब की सफाई अब एक जन आंदोलन बन गई थी। महिलाएं अपने बच्चों को पीठ तर बांध कर मिट्टी खोदने लगी। रामस्वरूप और गांव के बूढ़े लोग भी हाथों में कुदाल लिए तालाब की सफाई में जुट गए। एक शाम जब सब लोग थककर तालाब किनारे बैठे थे, तभी अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गर्म हवा के बीच ठंडी बूंदें गिरने लगी। गांव के बच्चों ने अपनी हथेलियां आसमान की ओर फैला दी। गोपाल ने शामू को गले लगाया। श्यामू, देख, भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। गांव का तालाब बारिश की बूंदों से भीगने लगा। अगले ही हफ्ते प्रशासन ने बोरवेल खुदवाने का काम भी शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों की मेहनत और बारिश की कृपा ने सोनापुर को फिर से जीवन दे दिया। खेतों में हरियाली लौट आई। सूखे पेड़ फिर से हरे हो उठे। तालाब का पानी लहराने लगा। मवेशी फिर से हरे चारे पर चरने लगे। गांव में बच्चों की किलकारियां फिर गूंज उठी। रामस्वरूप ने गोपाल को गले लगाया। उसकी आंखों में गर्व था। बेटा, तूने साबित कर दिया कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होती। तूने पूरे गांव को बचा लिया। बेटा, तेरा हौसला और मेहनत काबिले तारीफ है। मैं गांव की पंचायत में तुझे सलाहकार बनाना चाहता हूँ। Kahani Mitra.